Dear students of class 12 English Literature, greetings. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to the chapter number 4 from Flamingo class 12 English Literature. Dear students, in this Hindi version lecture, we will let you know the chapter The Rat Trap. इसमें हम गहराई से स्टडी करने वाले हैं चैप्टर द रैट ट्रैप की। ये जो चैप्टर रैट ट्रैप है ये एक फिलोसॉफिकल चैप्टर है। आइए पहले जानते हैं कि जो इसके राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ वे स्वीडिश राइटर हैं और इसमें उनका जो राइटिंग स्टाइल है वह किस तरह का है। जैसे कि डीप वाटर आपने पढ़ा था, डीप वाटर जो चैप्टर रहा है वो ऐसे फॉर्म में है और वो कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स लिए हुए है, वह पर्सनल लाइफ के डिस्क्रिप्शन पर आधारित है। जबकि ये जो चैप्टर नंबर 4 है द रैट ट्रैप, ये मेटाफोरिकल है, एलिगोरिकल है और इसमें जो चीज आप देखते हैं वह एक्चुअल में फिजिकली नहीं, वह कुछ और है। तो देखते हैं, ये एक स्वीडिश राइटर हैं whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. Universal theme का मतलब है इसके अंदर जो स्टोरी में जो बात कही जाती है, जिस विषय पर काम किया जाता है वह ऐसा यूनिवर्सल है, इतना सार्वभौमिक है कि हर एक जगह हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, वह किसी देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। I believe that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. और ये मुझे लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये लिटरेचर के मीनिंग को भी फुलफिल करती है कि आखिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं और ह्यूमैनिटी से हैं, तो ये क्या आखिर लिटरेचर क्यों इनको पढ़ाया जाता है। लिटरेचर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके अंदर संस्कार, ताकि उनके अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सके जो एक दूसरे के लिए अच्छाई पैदा करने वाला हो। तो ये क्या कहता है, अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस, एक ऐसा विश्वास कि जो भलाई है, जो कि जरूरी भलाई है इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव के अंदर, कैन बी अवेकन, उसे जगाया जा सके थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, उनको ये एहसास करा करके कि प्यार भी कोई चीज है। तो जब हम अपनेपन, प्यार जो हर धर्म सिखाता है दया के रूप में, वह अपने आप में एक प्यार है, कि टीचिंग को ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन? सेल्मा लेगरलॉफ, जो कि स्वीडिश राइटर हैं। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये स्वीडन की माइंस के बीच में स्टोरी सेट की गई है। ये वहाँ की खानों से के संबंधित जगहों से रिलेटेड है। रिच इन आयरन, और ऐसे खाने जहाँ पर आयरन और आप केमिस्ट्री में जानते होंगे जो आयरन का एक टाइप है वहाँ पर मतलब प्रोड्यूस होता है, मिलता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो कि उस कंट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल, और ये स्टोरी इस तरह से बताई गई है जैसे मानो कोई फेयरी टेल, कोई एक काल्पनिक परियों की कहानी चल रही हो। यहाँ पर जो आयरन और की बात की गई और जो ये सारे लोहे की बात की गई, उसी तरह का बैकग्राउंड इस स्टोरी में भी है। और इस स्टोरी में उस लोहे के फोर्ज के, उस भट्टी के, उस मेल्टिंग ऑफ आयरन के बैकग्राउंड में कैसे हमदर्दी की भावना कहीं किसी कोने में जन्म लेती है, और कैसे इंसानियत एक दूसरे को जोड़ती है, और कैसे सोसाइटी की थिंकिंग और थॉट्स एक दूसरे को तोड़ते हैं, इस स्टोरी में आप अच्छे से समझने वाले हैं। नाउ लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 1। यहाँ पर हमने इसको पैराग्राफ नंबर 1 दिया और हमने शुरू किया, और हमने इसको यहाँ पर जो टाइटल दिया है वो दिया है अ पैडलर। तो आपको मालूम है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम हर पैराग्राफ को एक टाइटल दे करके पढ़ाते हैं। तो पैडलर, तो अब की बार हमने टाइटल बिगिनिंग में ही बता दिया, क्योंकि ये पूरी जो डिटेल है ये पूरी पैडलर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो पैडलर इज द मेन कैरेक्टर, पैडलर इज द हीरो, और यू कैन से पैडलर इज द protagonist of this story. Now let's begin. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. Rat traps means चूहेदान, wire means बारीक तार के बनाया करता था, स्मॉल, अराउंड घुमा करता था, सेलिंग बेचता हुआ। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले एक आदमी था। तो इसको आप सारे को कंबाइन करके समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी जो कि वेंट अराउंड, पैदल पैदल चल करके बेचा करता था बारीक तार से बने हुए चूहेदानों को। इसके बाद ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स,
ही मेड देम हिमसेल्फ एट मोर ऑड मोमेंट्स। अब ये लाइन जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है हम इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। हालांकि इस डिस्कशन से चैप्टर में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको सही से पढ़ लें तो ये आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम लिटरेचर को ये सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका राइटिंग सेक्शन इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर आया एट ऑड मोमेंट्स। तो जब आप जनरली लिखते हैं डिफिकल्ट टाइम, मुसीबत का दौर, तो उस मुसीबत के दौर की जगह आप लिखेंगे एट ऑड मोमेंट्स। तो जब आप इसके वर्ड मीनिंग्स तैयार करें तो याद रखिएगा एट ऑड मोमेंट्स एक पेज बना लीजिएगा डिक्शनरी का, और उसमें एट ऑड मोमेंट जैसे जो फ्रेजेस हैं उनको और जो मेन और हार्ड वर्ड्स हैं उनको लिखते जाइएगा। तो एट ऑड मोमेंट्स का मतलब है परेशानी का समय। और ही मेड देम, और देम का मतलब यहाँ क्या है, चूहेदान। ही का मतलब है पैडलर, जो पैडलर मतलब किसी चीज को सेलिंग के लिए पैदल पैदल घूमता है, तो वह इनको बड़े परेशानी के समय में इनका निर्माण करता था और बेचता था। निर्माण कैसे करता था, फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग, उस सामान से जो कि वो मांग करके लाता था, इन द स्टोर्स में से, और एट अ बिग फार्म्स या बड़े बड़े कल कारखानों में से। भाई आप गए, आप बहुत बड़ा कारखाना है, आपने थोड़ा सा तार मांगा, थोड़ी सी जाली मांगी, उनको जोड़ा, चूहेदान बना दिया और लोग दे देते थे। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल। इवन सो इस स्थिति में भी, यानी इतना करने पर भी, ये आप पूरा याद कर सकते हैं, बट इवन सो इतना करने पर भी द बिजनेस वॉजंट स्पेशली प्रॉफिटेबल, विशेष तौर से ये बिजनेस कोई प्रॉफिट देने वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा फ्रेज और कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, रिजोर्ट टू। तो रिजोर्ट टू का मतलब है बेस्ड ऑन, रिजोर्ट टू का मतलब है पर आधारित रहना, पर टिके रहना, पर किनारा करना। उसे डिपेंड रहना पड़ता था भीख मांगने पर। पैटी माने तुच्छ, थीवरी माने चोरी। और इतना कुछ करने के बाद भी उसको दो बातों पर डिपेंड रहना पड़ता था, वह था भीख मांगने पर, रिजोर्ट टू मीन्स डिपेंड रहना पड़ता था, बैगिंग भीख मांगने पर, और पैटी थीवरी और चोरी चकारी करने पर। भाई कोई सामान उसने मांगा और वह सामान उसको नहीं मिला, तो ना मिलने पर क्या होगा, चोरी करेगा, तो चोरी करता था। एंड टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस जब याद किए होंगे तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो इसका मतलब होता है पूरे फ्रेज का, जो कि अपने आप में एक इडियम है, कि बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाना। इट मीन्स भीख मांग करके, चोरी करके वह बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला पा रहा था। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह पैडलर अपना जीवन यापन कैसे करता था, देन योर आंसर शुड बी ही वॉज रिजोर्ट टू, फिर ये सारा आपको लिख करके टुगेदर तक लिखना है। इवन सो, इतना करने पर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वह फटे पुराने कपड़े थे और वह बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे, संकन का मतलब वैसे डूबे हुए होने से है, लेकिन यहाँ पर जो उसका मतलब है वह है कि उसके जो गाल थे वह बहुत ही मतलब अंदर गड्ढों में पड़े हुए थे। संक माने डूबने से है, लेकिन यह डूबने का मतलब फ्लैश ना होना, गालों पर मांस ना होना, गड्ढे पड़े होने से है। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और इस पैराग्राफ में कहा गया जो हंगर थी वो उसकी आंखों में झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगेबॉन्ड, और कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था, इस पैराग्राफ नंबर 2 में आप देख रहे हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी जिंदगी कितनी दुखी एंड मोनोटोनस और बड़ी शांत उदासी से भरी हुई थी, यानी दुखी और उदासी से भरी हुई थी। कैन अपीयर टू सच अ वैगेबॉन्ड, वैगेबॉन्ड का मतलब है घुमक्कड़, आवारा या दर बदर फिरने वाला, दर दर फिरने वाला, कैसे भी कह सकते हो, यानी अ होमलेस वांडरर, जिसका अपना कोई घर नहीं होता है, उसे वैगेबॉन्ड कहते हैं। तो कोई ये समझ नहीं सकता था कि इस बेचारे बेघर इंसान, अगर साधारण शब्दों में कहें वैगेबॉन्ड, तो बेघर इंसान की जिंदगी कितनी सैड और कितनी मोनोटोनस उसके लिए अपीयर हो सकती है, किसी को अंदाजा नहीं था। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, और वह वैगेबॉन्ड जो प्लोड मतलब
पैदल पैदल थके हुए कदमों से सड़कों पर घूमा करता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ये बड़े अच्छे लाइंस हैं और टेक्सुअल आंसर्स के लिए बड़े यूजफुल साबित हो सकते हैं। और खोया रहता था अपने विचारों में। देखिए, मेडिटेशन का मतलब केवल वही नहीं होता कि कोई साधु महात्मा या योगाचार्य अपने जो है पालथी मारकर बैठ जाएं और मेडिटेशन में चले जाएं, बल्कि मेडिटेशन का मतलब है कि खो जाना अपने विचारों में। और ये सड़क पर जब पैदल पैदल चलता था तो अपने विचारों में खोया रहता था। तो ये इसका एटीट्यूड है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट। यहां से चैप्टर की फिलॉसफी शुरू होती है, चैप्टर की स्पिरिट शुरू होती है, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। एक दिन वह अपने विचारों की एक लाइन पर खो गया, विचारों के तारतम्य में खो गया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसे बहुत ही रोमांचकारी लगा। इट मीन जो उसने सोचा वह उसे बड़ा रोमांचकारी लगा। आइए देखते हैं आखिर ऐसी क्या बात है जो कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल के आदमी के मन में आई और उसे रोमांचकारी लगी और उसने वह पूरी दुनिया पर लागू कर दिया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो वह अपने चूहे दानों के बारे में सोच रहा था और उसी में खोया हुआ था। When suddenly, तब अचानक ही was struck by the idea, तो यहाँ पर लगा सकते हैं struck by the idea, उसके दिमाग में एक आइडिया आया that the whole world, कि ये जो पूरा संसार है, यहाँ पर बड़े ध्यान से सीखना है कि यह जो पूरा संसार है, about him, उसके इर्द गिर्द, the whole world with its lands and seas, cities and villages was nothing बट अ बिग रैट रैप। आप देखेंगे कि अरे यहाँ तो अंडरलाइंस ही अंडरलाइंस हो रही हैं, तो ये बहुत ही मीनिंगफुल हैं। उसके माइंड में आया कि ये जो पूरा संसार है यह अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चूहेदान है। इसमें जो लैंड से ज़मीन है, समुद्र हैं, शहर हैं, गांव हैं, ये कुछ नहीं है, अपने आप में चूहेदान है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ? मेटाफर, यानी इन सारी चीज़ों को ए इज इक्वल टू बी कर दिया गया। ए के अंदर सीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं और बिग रैट रैप्स को मान लिया गया, यानी ए इज इक्वल टू बी। ये कुछ नहीं चूहेदान है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और ये अपने आप में कुछ नहीं है। यहाँ से देखिएगा, सेट बेट्स, बेट क्या होता है? बेट वह चारा होता है, वह धोखा होता है जो आप मछली पकड़ने के लिए कांटे में लगाते हैं, जो आप चूहे को पकड़ने के लिए मलाई मार के रोटी लगाते हैं, देसी घी लगाकर रोटी लगाते हैं, पनीर लगाते हैं, जिसे पकड़ते ही चूहा अंदर फंस जाता है। तो ये संसार कुछ नहीं, एक आकर्षण है, और आकर्षण और माया में जो फंसा वह तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चला गया। नरेटर ये कहना चाहते हैं। तो नरेटर क्या कहना चाहते हैं? सेल्मा लेगरलॉफ क्या कहना चाहते हैं राइटर इस पेडलर के माध्यम से? कि पेडलर ये सोच रहा था कि संसार सिर्फ एक आकर्षण है, ये एक चूहेदान है, और जो इसमें गया वह फंसकर तबाह हो जाता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, और ये जो शहर हैं और ये जो गांव हैं और ये जो चमकती हुई दुनिया है, ये बहुत मज़े शो करती है, ऑफर करती है। रिचेस माने दौलत और खुशियाँ, शेल्टर बड़े बड़े मकान, निवास स्थान, खाना पीना, हीट का मतलब यहाँ गर्मी से नहीं है, हीट का मतलब है गर्मजोशी रहने की, तीव्रता किसी नए काम को करने की, और बड़ी उत्तेजना कुछ बढ़िया करने की, एंड क्लोथिंग कपड़े पहनने की। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, और जैसे कि पोर्क मतलब पिग का मांस होता है, चीज जैसे कि पनीर। ये बिल्कुल सारा संसार ऐसा है जिसके अंदर ये एक चूहेदान है, जिसके अंदर पिग और पोर्क और चीज़ जैसी, पिग के जो है पोर्क और चीज़ जैसी और बड़ी एंटाइसिंग लुभाने वाली चीज़ों को लगा दिया जाता है। लोग इसके अंदर जाते हैं, इस बेड को जैसे ही टच करते हैं, इट एनक्लोज्ड इट ऑन हिम, और यह उसके ऊपर बंद हो जाता है। इसे इतना आप लर्न करेंगे, इट एनक्लोज्ड इट ऑन हिम, यह उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस तरह से उसकी दुनिया का अंत हो जाता है। यहाँ पर दुनिया का अंत होने का मतलब है कि उसकी जो सारी खुशियाँ हैं वह ख़त्म हो जाती हैं। आइए इसको एक बार फिर दोबारा से समझते हैं, क्योंकि बहुत ही फिलोसॉफिकल पैराग्राफ है कि ये सारा संसार जिसके अंदर ये नदियाँ हैं, ये विलेजेस हैं, ये ओशन हैं, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये कुछ नहीं है, अपने आप में एक चूहेदान है। और ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, और इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका उद्देश्य केवल लुभाना न हो। और ये लोगों को दौलत ऑफर करती है, खुशियाँ दिखाती है, ये भ्रम डालती है, लोगों को भ्रम रहता है बड़े बड़े घरों का, खाने का, अच्छे कपड़ों का, और बिल्कुल ये भ्रम ऐसा है, यानी शहर हुए चूहेदान, ये सारी चीज़ें हुई
एक भ्रम पैदा करने वाली कपड़े वगैरह, जैसे कि चूहेदान में कोई मलाई की रोटी या घी की रोटी लगा दी जाती है। उस घी की रोटी या इंजॉयस को देखकर कोई भी उनकी तरफ बढ़ता है और हमेशा के लिए कम टू एन एंड अपनी लाइफ को तबाह कर लेता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो इसका टाइटल रखा वह टाइटल क्या है। ये वह टाइटल है हिज लाइफ एंड फिलॉसफी, यानी जो पैडलर की लाइफ थी किस तरह की थी, संकन चीक वगैरह आपने यहाँ देखे ऊपर, और उसके बाद आया कि वह कैसे सड़कों पर रहता था, तो उसकी लाइफ है, और उसकी फिलॉसफी क्या है पूरी यहाँ पर मेटाफोरिकली आपने इसको समझ लिया कि किस तरह से उसने बताया है। इसके बाद लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 3। The world had of course never been very kind to him. ये संसार उसके लिए कभी दया देने वाला था ही नहीं। So it gave him unwanted joy to think ill. इसलिए unwanted मतलब इस विचार ने, जो उसने दुनिया को इतने बुरे फॉर्म में ढाल करके सोचा, उसने उसे एक ऐसी खुशी दी। इल माने किसी के बारे में मतलब फंसने वाली बात सोचने की, इन दिस वे, इस तरह से। इट मीन्स वह लोगों को इसमें फंसता हुआ देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जब जब वह लोगों के पास जाता था उसे दुखी मिलते थे, तो उसे लगता था कि एक दिन तुम भी चूहेदान में इस बेट में फंसोगे और तब तुम्हें पता चलेगा। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और ऐसा सोचना उसका टाइम काटने के लिए एक अच्छा पर्याय था। अर्थात वह चेरिश मतलब इस तरह से वह अपने थॉट्स में खोए हुए गुम रहते हुए वह अच्छा टाइम पास कर लेता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, ड्रियरी मतलब जो कि सैडनेस, परेशानियों से भरा हुआ दौर हो। ड्रियरी मतलब जिसके जो प्रोडक्ट्स जिससे कुछ हासिल ना होते हों, जिसके रिजल्ट्स जीरे हों। अर्थात इस बेकार की जो मेहनत थी उसकी, जो प्लॉडिंग्स थी, जो पैदल चला करता था, उनमें वह ये सोचकर खुश होता था कि मैं ही परेशान नहीं, दुनिया वाले भी एक दिन परेशान होंगे जब वह इस तरह के लालच में फंसेंगे। टू थिंक ऑफ पीपल he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, उन लोगों के बारे में सोचकर जो अपने आप को फंसा लेंगे इस डेंजरस स्नेयर में। स्नेयर मतलब जाल में। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जिन्होंने अपने आप को नहीं फंसाया है वह क्या करेंगे, वह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे अपने आप को फंसाने के लिए। अर्थात हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी ना किसी समय इसमें फंसेगा जरूर, यह सोचकर वह बहुत ज्यादा खुश रहता था। तो यहाँ पर आ गया, इसका हमने टाइटल रखा थॉटफुलनेस। तो थॉटफुलनेस में क्या हुआ कि लोगों का उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, इसलिए वो भी लोगों के बारे में ये खराब सोच करके अनवांटेड जॉय लेता रहता था, और अपना जो कभी कभी कुछ हासिल न होने वाली जो उसकी प्लॉडिंग्स थी, चलना फिरना था, वह उसमें बड़ा एब्जॉर्ब होकर के खो करके खुश रहता था, ये सोच करके कुछ तो इस जाल में फंस चुके हैं, कुछ इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और वह जल्दी ही फंस जाएंगे। आइए अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। पैराग्राफ नंबर 4 क्या कहता है? पैराग्राफ नंबर 4 कहता है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, एक अंधेरी शाम में जब वो ट्रजिंग अलोंग द रोड अपने थके हुए कदमों से चल रहा था सड़क पर, ही कॉट द साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि इस स्टोरी का एक सेकंड फेज शुरू होता है। यानी पहले हमने पैडलर को जाना, फिर हमने क्या जाना, हमने जाना कि उसकी क्या फिलॉसफी थी, दुनिया कैसी थी। अब यहाँ से इसकी फिलॉसफी, इसकी गरीबी, इसकी परेशानी कैसे एक नए एपिसोड से जुड़ती है, तो मैं इसको सेकंड पार्ट मानता हूँ। मैं इसे कहता हूँ सेकंड फेज, फ्रेज नहीं, फेज, जो कि पार्ट 4 पैराग्राफ 4 से शुरू होता है। तो क्या नई बात शुरू हुई कि डार्क इवनिंग थी और वह ट्रजिंग कर रहा था अलोंग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। कॉट साइट ऑफ बड़ा अच्छा फ्रेज है। जब उसकी निगाह में एक ग्रे मतलब एक कॉटेज आई, ग्रे का मतलब जो लगभग मिट्टी और सूखी घास फूस से बनी हुई थी और जिसका कलर जो था कुछ भूरे रंग का था, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो टू आस्क शेल्टर, तो यहाँ पर आप देखेंगे मांगने के लिए, फॉर द शेल्टर। तो आस्क फॉर का मतलब है परमिशन लेना या डिमांड करना, तो शेल्टर, और वह वहां पर रात भर गुजारने के लिए उसने उस झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। तो आपने क्या सीखा कि वह सड़क पर जा रहा था और बड़ा ही थका हुआ था, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, उसने उसको खटखटाया इस इरादे से कि रात भर के लिए वहां पर आसरा मिल जाएगा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, और बड़े मजे की बात थी कि वह रिफ्यूज भी नहीं हुआ।
वह रिफ्यूज भी नहीं हुआ। रिफ्यूज का मतलब है उसे मना नहीं किया गया, यानी मालिक ने उसे बुला लिया। इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसे आपको अंडरलाइन करना है। ये आपको कंट्राडिक्शन क्रिएट करेगी, अंतर बताएगी कि आम लोगों से इस बूढ़े व्यक्ति में जिसकी ये कॉटेज थी जहां पर ये आया में क्या अंतर था। तो इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस, सावर का मतलब ये खट्टे नहीं है बल्कि मुंह बनाने वाले चेहरे, जो कि ऑर्डिनरली मेट हिम, जो कि जनरली उसको मिला करते थे। द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन, वह ऑनर जो कि एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसका कोई परिवार नहीं था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, वह बहुत ज्यादा खुश था किसी को हासिल करके जिससे वह बातें कर सके इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों की नेचर मैच कर रही है। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, उसने दलिए का बर्तन आग पर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, सपर मतलब शाम का घरेलू खाना, उसने खाने को दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, कार्व्ड का मतलब उसने बड़ी सफाई से, स्लाइस माने एक परत, तंबाकू की, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, एक टोबैको रोल मतलब पुराने जमाने में तंबाकू को कूट करके रोल करके रख लेते थे, उसकी एक परत उतारी। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, पाइप मतलब हुक्का मान सकते हो, चिलम मान सकते हो, कुछ भी, तो जो कि उसने मेहमान नवाजी में और अतिथि सत्कार में उसको एक चिलम वगैरह या जो भी कुछ चीज दी थी, थोड़ा तंबाकू उसके पाइप में रखा और थोड़ा अपने में। एंड फाइनली ही गॉट एंड इज ओन, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, पुराना ताश का एक पैकेट निकाला। एंड प्ले मेओलिस, ये जो स्वीडिश वर्ड है, ये जे जो है वाई पढ़ा जाएगा, मेओलिस, और मेओलिस गेम उन्होंने खेला। कई बुक्स में जो है ये जोलिस भी पढ़ लिया जाता है। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अपने दोस्त के साथ जब तक कि उनके सोने का समय नहीं आ गया। तो इस तरह से हमने इसका नाम रखा डार्क इवनिंग। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. और वह जो ओल्ड मैन था, कॉन्फिडेंसेस का मतलब कि जो भरोसेमंद व्यक्ति को सारी बातें बताई जा सकती थी, वह उनसे वो सारी बात बता रहा था। मतलब वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी बात को मन में रखने वाला नहीं था। उसने इस अजनबी के साथ सारी वो बातें बताई जो कि राज किसी को बताए नहीं जाते, लेकिन उसने बताए, और वैसे ही खुल करके उसने पोरिज और टबेको भी उसको दिया। इट मीन्स ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही खुले मन का था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रेमसो आयरन वर्क्स। उसने बताया कि द गेस्ट मतलब पेडलर को उसने बताया कि कभी वह प्रॉस्पेरिटी के दिन में जिया करता था। इट मीन्स वह बूढ़ा कभी मालदार भी हुआ करता था, और उसका जो होस्ट मतलब मालिक था कारखाने का, वह रेमशो आयरन वर्क्स में काम किया करता था ऑन द लैंड, ठीक है, इसी क्षेत्र में। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और चूंकि अब वह शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता था, इट वॉज हिज काउ, तो अब उसके पास एक गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जिससे उसकी लाइफ चलती थी। मतलब यहाँ पर उस ओल्ड मैन ने बहुत सारी बातें की और पैडलर को अपने दिल की वो सारी बातें बताई जो कि एक भरोसेमंद इंसान को बताई जाती हैं, बिल्कुल उतनी उदारता के साथ जितना किसी को खाना पीना दिया जाता है। और उसने रेमशो आयरन वर्क्स के बारे में बताया कि उसका मालिक ने उसको वहाँ पर काम दे रखा था, वह इसी क्षेत्र में काम करता था, और उसने काम छोड़ दिया क्योंकि वह शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता था। उसके पास एक गाय थी जो आजकल उसकी रोजी रोटी चलवा रही थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और उसकी वजह जो गाय थी जो उसकी अब जिंदगी को चलाने वाली बॉस थी, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी, और जो वह गाय दूध देती थी वह उससे मिल्की प्रोडक्ट्स बनाते थे डे में, एवरी डे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन पेमेंट, और उसने बताया कि 30 करोनर जो वहाँ की करेंसी है स्वीडन की, उसने कमाए हैं। यानी उसने इस पेडलर को ये भी बता दिया कि उसने कितने रुपए कमाए हैं। स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट आप अगले लेक्चर में देख पाएंगे, और इस स्टोरी को आगे जारी रखने के लिए देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और जो लाइंस हमने अंडरलाइन की हैं, जो वर्ड मीनिंग्स हमने स्पेशली बताए हैं, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके जो आई बटन है में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। देयर स्टूडेंट्स, see you soon. Keep on watching RSC classes of English language. Thanks for being with us. Thanks a lot.